हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम आदिकाल से संबंधित ये दूसरा भाग लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक, जो कि उसमें 14,000 प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को हम बाकायदे व्याख्या सहित एक एक प्रश्न पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां भी जाकर आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों, आज हम ये सरस्वती गोविंद पांडे की बुक से ये आदिकाल से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये सरस्वती गोविंद पांडे बुक यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही बुक मानी जाती है। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आदिकाल, चलिए पढ़ते हैं। आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन देखते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अगला फैक्ट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। और अगला फैक्ट है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम, चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अगला फैक्ट है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। और अगला फैक्ट है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अथवा ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। अगला, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ देखते हैं तो, जो जीर्ण सासण भांसियौ सो भई कहियौ सारु, जो पालय सई भाव करी सो सरी पावई पारु। ये देवसेन श्रावकाचार्य से ली गई है, देवसेन की रचना श्रावकाचार्य। और अगली पंक्ति है, पंडी साल सत्य वखाणई देहहि रुद्ध वसंत नजाड़ई, अमड़ागमण ड़तेन विखंडी तो वीडी लज्जई भड़ई हूँ पंडी। ये सरहपा की रचना है, दोहा कोश। और अगली पंक्ति है, जय मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तही वत चित्त विषाम करु सरेहें कहीं उवेश। ये सरहपा की है। और अगली पंक्ति है, घोर अघारे चंद मणि जिम उज्जों करे
परम महाशुभ एस कणे दूरी अशेष परे हरे, ये भी सरहपा की है। और अगली पंक्ति है का तरवर पंच विडाल, ये लोईपा की है। ये सभी सिद्ध कवि हैं। भाव न होई अभाव अड़ा जाई, ये लोईपा की है। और अगली पंक्ति है सहजे थर करी वारोणी साध, सहजे थर करी वारोणी साध, ये विरूपा की है। और अगली पंक्ति है एक अड़ा किज्जई मंत्र अड़ा तंत, ये कण्हपा की है। और छठवां है हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, सदगुरु पा पै जाइब पुणु जिण उरा, ये कण्हपा की है। सातवां भल्ला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद की है। हेमचंद की आप जानते ही होंगे रचना शब्दानुशासन। और अगली पंक्ति है पिय संगमिकऊ निंदड़ी, पिय संगमिकऊ निंदड़ी, ये हेमचंद की है। इसके बाद अगली पंक्ति है गंगा जमुना मांझे बहे बहे रे नाई, गंगा जमुना मांझे बहे रे नाई, ये डोम्बिपा की है। और अगली पंक्ति है नागर नगर बाहिरे डोंबी तो हरी कुड़िया छई, नगर बाहिरे डोंबी तो हरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह नाडिया, ये कण्हपा की है। और अब देखते हैं अगली पंक्ति जिम डोण बिलज जई, जिम लोण विलिज जई पाण एहि तिमि धरणी लई चित्त, ये कण्हपा की है। और अगली देसिल वहीना सब जन मिठा तय तैसन जपौं अवहट्टा, ये विद्यापति की है। विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका, जो कि अवहट भाषा में है और अवहट बोली में है और पदावली मैथिली भाषा में है। अगली पंक्ति है हिंदू बोले दुरहि निकार, हिंदू बोले दुरहि निकार छोटे तरुका भव की सार, ये भी विद्यापति की है, कीर्तिलता से है। और अगली पंक्ति है मनहु कला संस्भान कला 1600 बन्नी बिगस कमल स्त्रिग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टी, पृथ्वीराज रासो से है। अगली पंक्ति है वज्जी घोर निशान रान चौहान चहों दिस, ये पृथ्वीराज रासो की है। पृथ्वीराज रासो की चंद्रदाई नामक रचना है। सॉरी दोस्तों, चंद्रदाई की पृथ्वीराज रासो रचना है और ये पृथ्वीराज रासो रचना से ली गई है। अगली पंक्ति उट्टीराज पृथ्वी राज बाग मनोलग वीर नट, उट्टीराज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट, ये भी पृथ्वीराज रासो से ली गई पंक्ति है। और अगली पंक्ति है 12 बरिसलें कुकर जिए और 13 ल्यों जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनी की है, परमाल रासों से ली गई है। और अगली पंक्ति है एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो की है। और एक नार ने अचरज किया, ये भी अमीर खुसरो की है। गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केस, ये भी अमीर खुसरो की है। अगली पंक्ति है मेरा जुगना नवेलरा भयो है गुलाल, ये अमीर खुसरो की है ये सभी। और अगली पंक्ति जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, ये भी अमीर खुसरो की। अगली पंक्ति है सरस वसंत समय भल पावली, ये विद्यापति की पदावली से पदावली मैथिली भाषा में है। और अगली काली कहल पिए सांझ हिरे जाई मई मारु देश, ये भी विद्यापति की पदावली से ली गई। अगले अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्राक्ताभास हिंदी का तात्पर्य, प्राक्ताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। और अगला फैक्ट है कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। पहली प्रयोग पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। अगला गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। और अगला फैक्ट है भरत मुनि, इनका समय है विक्रम तीसरी शती ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। अगला फैक्ट है अपभ्रंश या प्राक्ताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा। अब देखते हैं 84 सिद्धों के नाम। लोईपा कायस्थ थे
दूसरे लिलीपा, तीसरे विरूपा, चौथे डोम्बिपा ये क्षत्रिय थे। शबरपा क्षत्रिय थे। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। सरहपा ब्राह्मण थे। और कंकालिपा शूद्र थे। मीनापा मछुआर थे। 9वें गोरछपा, 10वें चौरंगिका ये राजकुमार थे। 11वें वीणापा राजकुमार थे। 12वें शांतिपा ये ब्राह्मण थे। तंतिपा तंतुआ थे। चमारिपा चर्मकार थे। और खणगपा ये शूद्र थे। नागार्जुन ब्राह्मण थे। कर्णपा कायस्थ थे। कर्णरिपा ये और इसके बाद थगनपा शूद्र थे। नारोपा ब्राह्मण थे। शालिपा शूद्र थे। तिलोपा ब्राह्मण थे। क्षत्रपा शूद्र थे। भद्रपा ब्राह्मण थे। दो खंदिपा 26वें अजोगीपा गृहपति अगले हैं। कौलपा 28वें दोम्बिपा धोबी थे। कंकणपा ये राजकुमार थे। कमरपा डेंगिपा ब्राह्मण थे। 32वें भादेपा 33वें तनधेपा शूद्र थे। कुकुरिपा ब्राह्मण थे। कुचिप्पा ये शूद्र थे। धर्मपा ब्राह्मण थे। महीपा ये शूद्र थे। अचिंतपा ये लकड़हारा थे। भलहपा ये क्षत्रिय थे। नलिनपा 41वें भूसुकीपा ये राजकुमार थे। इंद्रभूत ये राजा थे। मेकोपा वणिक थे। कुठालिपा 45वें हैं। कमरपा ये लोहार थे। 46वें जलंधरपा ये ब्राह्मण थे। 47वें राहुलपा ये शूद्र थे। 48वें मेदनपा ये मेदनीपा 49वें धर्वरीपा 50वें धोकरीपा शूद्र थे। 51वां पंकजपा ये ब्राह्मण थे। घंटापा ये क्षत्रिय थे। जोगीपा ये डोम थे। चेकुलपा ये शूद्र थे। गुंडरिपा ये चिड़ीमार थे। लुचकपा ये ब्राह्मण थे। निर्गुणपा ये शूद्र थे। जय अनंत ये ब्राह्मण थे। चरपटिपा ये कहार थे। चंपकपा ये और भीकनपा शूद्र थे। भलिपा ये कृष्ण या घृत वणिक थे। कुमारिपा चौरिपा मणिभद्रा योगिनी थी। गृहदासी मेघलापा ये भी योगिनी थी। गृहपति कन्या और 67वीं कनपलापा ये योगिनी थी। गृहपति कन्या थी। और कलकलपा ये शूद्र थी। कंतालिपा ये दर्जी थी। दहुलीपा ये शूद्र थी। उदलीपा ये वैश्य थी। कपालपा शूद्र थे। किलपा राजकुमार थे। सागरपा ये राजा थे। सर्वभक्षपा ये शूद्र थे। और नागबोधिपा ये ब्राह्मण थे। दरिकपा राजा थे। और पुत्तुलीपा ये भी शूद्र थे। पनहपा चमार थे। कोकालिपा राजकुमार थे। अनंगपा ये शूद्र थे। लक्ष्मीकरा योगिनी राजकुमारी थी। समुद्रपा 84वें भालिपा ये ब्राह्मण थे। और अगला फैक्ट देखते हैं। ये रहे 84 सिद्धों के नाम और उनसे संबंधित जानकारी। और अगला फैक्ट है सिद्धों में सबसे पुराने सरा या सरोज वज्र भी नाम है। और अगला फैक्ट है महाशुकवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महाशुकवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महाशुक का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महाशुक दशा की प्राप्त मानी गई है। अगला फैक्ट है गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। और अगला फैक्ट गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अगला फैक्ट है वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। और इसके बाद गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। और नाथों की संख्या 9 माना जाता। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम क्रम में बताया गया है, जो कि नवनाथों के नाम इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलिया अर्जुन, ये सभी नवनाथों के नाम हैं। अब पढ़ते हैं अपभ्रंश साहित्य।
अब पढ़ते हैं अपभ्रंश साहित्य। और अगला फैक्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। अगला फैक्ट है, स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है, 8वीं सदी में। और अगला फैक्ट है, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यु पहला है, दूसरा ऋट्ठणेमिचर्यु और तीसरा है स्वयंभू छंद। और अगला फैक्ट है, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। अगला फैक्ट है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। किसने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। पौमचर्यु को किसने पूरा किया? उनके पुत्र, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, यानी राम से संबंधित काव्य है। और अगला, शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज में, इसका शिवसिंह सरोज का समय है 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी शिवसिंह सरोज शिवसिंह सेंगर की है। इससे पहले हम लेखन परंपरा में पढ़ चुके हैं। शिवसिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अगला फैक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। और अगला फैक्ट है, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 यानी कि 10वीं सदी में हुआ। पुष्यदंत का आविर्भाव 972 10वीं सदी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकार, ये पहली रचना है। 63 महापुरुष गुणालंकार। दूसरी है अड़य कुमार चर्यु। तीसरी है जसहर चर्यु। और अगला फैक्ट है, पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। और अगला फैक्ट है, महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित वर्णन है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित वर्णन है। और पुष्यदंत ने, अगला फैक्ट है, पुष्यदंत ने अपने चरित काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। और पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया। और अगला फैक्ट है, अपभ्रंश और अवहट में चौपाई यानी कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। और अगला फैक्ट है, पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, पुष्यदंत और स्वयंभू में, तो ये याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से स्वयं को विभूषित किया। और अगला फैक्ट है, हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। हरिसेन ने कौन कौन? चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत। और अगला फैक्ट है, स्वयंभू ने चंद्रमुख को पद्धड़िया वध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया वध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। और अगला फैक्ट है, पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया। और अगला फैक्ट है, पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण की महामात्र भीम के सभा कवि थे। प्रतापी राजा कर्ण के महामात्र भीम के सभा कवि थे। और अगला फैक्ट है, धनपाल वाह के पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। मुंज के कवि सभा रत्न कौन थे? धनपाल, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल को मुंज ने सरस्वती उपाधि दी थी। और अगला फैक्ट है, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की है। धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा धनपाल की रचना है।
और अपभ्रंश भाषा में। अगला फैक्ट है 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूर्य ने उपदेश रसायन, जो कि उपदेश रसायन का समय है 1114 ईस्वी, ये जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन किसकी रचना है? जिनदत्त सूर्य की। और अगला फैक्ट है उपदेश रसायन रास अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य माना जाता है। और अगला फैक्ट है रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि इसका समय है 1184 ईस्वी, और भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य को है। और अगला फैक्ट है उपदेश रसायन रास 80 पद्यों में ये नृत्य गीत रासलीला का काव्य। उपदेश रसायन ये 80 पद्यों में, उपदेश रसायन किसकी रचना है? ये जिनदत्त सूर्य की रचना है। ये 80 पद्यों में नृत्य गीत रासलीला काव्य है। और अगला फैक्ट है अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ। और अगला फैक्ट है देसी काव्य में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक ही है, ये अब्दुल रहमान की रचना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों आगे पढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दिया करें। इसमें समय और मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। एक वीडियो बनाने में लगभग 3-4 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हम दोस्तों रोज़ डेली लगभग 2 वीडियो ज़रूर डालते हैं। और दोस्तों यदि इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक में जितने भी 14,000 लगभग प्रश्नों को हमने लगभग 120 वीडियो में ख़त्म कर दिया है। वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर सारे क्रम वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। और अगला फैक्ट है विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध यानी बाद का और 13वीं सदी का आरंभ माना है। और अगला फैक्ट है मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। और अगला फैक्ट है डॉक्टर हीरा लाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। और अगला फैक्ट है अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। और जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और दूसरी है योगसार। और अगला फैक्ट है जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। वो कौन कौन से? पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज, ये इन 9 कवियों को जॉर्ज गियर्सन ने शामिल किया आदिकाल के अंतर्गत। अगला फैक्ट है मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल का समय 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया मिस्र बंधुओं ने। और उन 19 कवियों के नाम इस प्रकार हैं जो आरंभिक काल के अंतर्गत मिस्र बंधुओं ने रखा है मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में। तो चलिए देखते हैं। ये 19 कवि इस प्रकार हैं: पुष्य या पुंड, अज्ञात कवि, नंद कवि, मसूद, कुतुब अली, 6वें हैं साइदान चारण, 7वें हैं अकरम फैज, 8वें हैं चंद, 9वें हैं जगनिक, 10वें हैं केदार, 12वें बारदर वेणी, 12वें जलहान, 13वें भूपति, 14वें नरपति नाल, 15वें नल्ल सिंह, 16वें सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और 19वें हैं गोरखनाथ। अब देखते हैं इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। पुष्य या पुंड की रचना अज्ञात है। इनका समय है 1770 विक्रम संवत। और अज्ञात कवि खुमार रासो, इसका समय है 890 विक्रम संवत। नंद कवि रचना अज्ञात है।
1137 विक्रम संवत। मसूद अज्ञात रचना है 1180। कुतुब अली अज्ञात विक्रम संवत। शाहिदान की संवत्सर ये इनका समय 1191। अकरम फैज का वर्तमान इनका समय 1205 से 1258 विक्रम संवत। चंद की रचना पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते ही होंगे, इसका समय है 1225 से 1249 विक्रम संवत। जगनिक आल्हा परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। और केदार कवि कोई रचना नहीं। वारदार अज्ञात है, इनका समय 1225। जलहण भूपति इनकी रचना है। भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 विक्रम संवत। नरपत नाल के विसल देव रासो, इसका समय है 1354। नल सिंह की रचना विजयपाल रासो, इसका समय है 1355। सारंगधर की रचना हमीर रासो, इसका समय 1357। और अमीर खुसरो की रचना यहाँ नहीं दी हुई। मुल्ला दाऊद के नूकर चंदा की प्रेम कहानी, मुल्ला दाऊद की नूकर चंदा की प्रेम कहानी, इसका समय है 1385 विक्रम संवत। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ बताए जाते हैं, ये इनका समय है 1407। अगला फैक्ट है मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। अगला फैक्ट है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में रखा है। उन 2 वर्गों में एक पहला अपभ्रंश और दूसरा है देश भाषा या बोलचाल की भाषा की रचना है। तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। तो वो रचना है का अपभ्रंश की रचनाएँ देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है अपभ्रंश की रचनाएँ विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी अपभ्रंश की रचना है। और खा देश भाषा या बोलचाल की भाषा, देश भाषा को बोलचाल की भाषा भी कहते हैं। देश भाषा काव्य की रचनाएं कुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। 6वीं है परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप है। और 7वीं है खुसरो की पहेलियाँ। 8वीं है विद्यापति की पदावली। और अगला फैक्ट है हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। और हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते। हेमचंद जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। और अगला फैक्ट है आचार्य के व्याकरण का नाम, हेमचंद के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है जो कि व्याकरण ग्रंथ है। और अगला फैक्ट है हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। और अगला फैक्ट है हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1080 ईस्वी में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देशी नाममाला, ये सभी अन्य पुस्तकें निम्न हैं। अगला फैक्ट है हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत का पाणिनि माना जाता है हेमचंद। और इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। और अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। अगला फैक्ट है सोम प्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोम प्रभु सूरी एक जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना है। और अगला फैक्ट है सोम प्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध। सोम प्रभु सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध और इसका समय है 1241 विक्रम संवत। ये गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है, यानी कि संस्कृत प्राकृत काव्य है। सोम प्रभु सूर्य की रचना कुमारपाल प्रतिबोध। अगला फैक्ट है जैनाचार्य मेहर तुंग ने संवत 1341 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में। मेहर तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि और इसका रचनाकाल संवत 1361 है और ये संस्कृत भाषा में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि मेहर तुंग की रचना है और प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए। अगला फैक्ट है प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या विवाद में
विवाद करने वाले दो चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विधा भी कहा जाने लगा। अगला फैक्ट है, अपभ्रंश से पूर्व यानी कि पहले दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश से पहले दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ लिखा। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? ये लक्ष्मीधर की रचना है 14वीं शताब्दी के अंत की। और प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि की रचनाओं को संकलित किया गया। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। प्राकृत पैंगलम को पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम को पिंगल सूत्र कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। और अगला फैक्ट है, सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। और सारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर, मंत्र और भाषा का चित्रकाव्य भी दिया गया है। और अगला फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। और अगला फैक्ट है, राहुल सांकृत्य ने जलजल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। राहुल सांकृत्य ने जलजल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। अगला फैक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। और अगला फैक्ट है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गौरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। अगला फैक्ट है, सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए। देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा। अगला फैक्ट है, श्री मल्ल देवराजा की प्रशंसा में सारंगधर में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक है, नूनम बादलम छाई खे पसरी निस्राण शब्दा खरा शत्रुपाणी लुटाली तोड़ी हसीनो शत्रुपाणी लुटाली तोड़ हसीनो एवं भणन्ते तद भट्टा झूठे गर्वराय मघाली सहसो रे कंत में मेरे कहे कंठे पाग निवेश जहाँ शरणम श्री मल्लदेवम विभूम। अगला फैक्ट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। अगला फैक्ट है, आप देखते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। तो चलिए, सिद्ध साहित्य सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और सराफा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सराफाद हैं और सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत यानी कि सिद्धों का केंद्र श्री पर्वत रहा। सहज यानियों की भाषा संध्या भाषा है। सहज यानियों की भाषा पूछा जाए तो इनकी भाषा संध्या भाषा है। और अगला फैक्ट है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि ये ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश अंधकार का मिश्रण है, ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो गई। और अगला फैक्ट है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि अभिप्राय युक्त वाणी बताया। अगला फैक्ट है, पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। अगला फैक्ट है, ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। और अगला फैक्ट है, सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा, वे उलट बांसियाँ लिखने लगे। और इसके बाद राहुल सांकृत्य ने सराफात का समय 769 ईस्वी स्थिर किया यानी कि माना है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सराफात का समय विक्रम संवत 690 यानी कि इस ईस्वी में देखा जाए तो 633 स्थिर किया। सराफात इनके लिखे ग्रंथ सराफा के ग्रंथ 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। और अगला फैक्ट है, महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रतिपादित बौद्ध गान व दोहा में सराफा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित
किसने? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित किया। अगला फैक्ट है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा प्राचीन बांग्ला का। बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा प्राचीन बांग्ला कहा महापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। और अगला फैक्ट है, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है और इसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। और अगला फैक्ट है, दोहा कोश में तिलोपा, सरहपा, काढ़पा के दोहे संग्रहित हैं, यानी कि 3 लोगों को तिलोपा, सरहपा, काढ़पा के दोहे दोहा कोश में संग्रहित हैं और दोहा कोश सरहपा की रचना है। सरहपा का जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, सहज संयम, इसके बाद पाखंड और आडंबर, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। अगला फैक्ट है, बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये बच्चन सिंह का कथन है। और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त अद्वय वज्र ने दिया। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया। और अगला फैक्ट है, सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। सरहपा सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे और सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका सबरपाद पड़ा। इनका नाम सबरपाद पड़ा सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण। सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। और चर्यापद, सबरपा की रचना चर्यापद है और चर्यापद एक प्रकार का गीत है। चर्यापद सबरपा की रचना है। सबरपा ये सरहपा के शिष्य थे और लुइपाद के गुरु थे। चर्यापद जो समानता अनुष्ठानों के समय गाया जाता है और ये गीत है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, चर्यापदों की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः शाकी शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में शाकी शब्दी में रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। किसका? लुइपा का जन्म कायस्थ परिवार में धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी। लुइपा सबरपा के शिष्य थे और सबरपा सरहपा के शिष्य थे। अगला फैक्ट है, 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम है, सबसे ऊंचा हो। और सबसे पहले सिद्धों में सबसे पहले सरहपा माना जाता है और लेकिन 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम है, सबसे ऊंचा भी। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। लुइपा के शिष्य उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा शिष्य हो गए। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था और 840 ईस्वी के आसपास डोम्बिपा का जन्म हुआ था मगध के क्षत्रिय वंश में। और डोम्बिपा के द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीत का योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। ये डोम्बिपा की रचनाएं मानी जाती। डोम्बी गीत, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे और काढ़पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। काढ़पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान सबसे बड़े कवि थे। और काढ़पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। किसका? काढ़पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन ने काढ़पा के अनुसार काढ़पा पांडित और कवित्व दोनों में बेजोड़ थे और काढ़पा बिहार के सोमपुरी स्थान में रहते थे। जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। काढ़पा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था और काढ़पा सोमपुरी स्थान में रहते थे। अब देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। और अगला है अगला फैक्ट है, रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपु दारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। डॉक्टर ओझा ने रिपुदारण रास का समय 905 ईस्वी बताया। अगला फैक्ट है, रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है और इसमें अभिनय
नृत्य, गान इन तीनों तत्वों की मिश्रण है। जिनदत्त सूर्य द्वारा उपदेश रसायन। जिनदत्त सूर्य की रचना उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। और अपभ्रंश का दूसरा रास या राशक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक। अपभ्रंश का दूसरा रास या राशक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक है और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। पंच पांडव रचित रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव रचित रास। और पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूर्य द्वितीय को माना जाता है। पंच पांडव रचित रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल है 1350 ईस्वी तक। पंच पांडव रचित रास का रचना काल 1350 ईस्वी तक। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना। शालिभद्र सूर्य की रचना क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। इसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि कवि माना। किन्होंने माना है? मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। अगला फैक्ट है, गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार भारतेश्वर बाहुबली ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। इसका रचनाकाल 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। और अगला फैक्ट है, यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित सुंदर खंड काव्य है। अगला फैक्ट है, भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन इनकी रचना है श्रावकाचार। इसको डॉक्टर नगेन ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन की रचना श्रावकाचार को डॉक्टर नगेन ने हिंदी की प्रथम रचना माना। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले हमने दोस्तों 14,000 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला यूथ कंपटीशन में जो प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने लगभग 120 वीडियो में समाप्त कर दिए हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।